हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आरटीपी मई 2022 सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये वर्किंग कैपिटल का एक चैप्टर है। क्वेश्चंस है न्यूली फॉर्म कंपनी का है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, जस्ट फिगर चेंज है आपका। जो न्यू स्टडी मटेरियल सीए इंटरमीडिएट का आया है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको माइंड में क्या रखना पड़ेगा, न्यूली फॉर्म कंपनी है, ये आपको न्यूली कमेंसिंग बिजनेस है। इसमें आपकी सेल दी हुई है 5,04,000, जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स का दिया हुआ है। यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेशन किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन टोटल कॉस्ट बेसिस पे है, टोटल कॉस्ट बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब मुझे कैसे पता चला टोटल कॉस्ट बेसिस पे है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है तो टोटल कॉस्ट बेसिस पे होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी इंस्टीट्यूट ने सॉल्व भी किया हुआ है इसको, कैश कॉस्ट बेसिस पे सॉल्व किया हुआ है। कैश कॉस्ट बेसिस पे, कैश कॉस्ट बेसिस पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर करते हैं, और डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं, और दूसरा आपका डेटर की कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ सेल पे करते हैं। एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ पे, द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली टू द फिनिश गुड्स नॉट वर्क इन प्रोग्रेस। जो भी फिगर ऊपर दिया हुआ है वो आपको वह गुड्स है जो फिनिश गुड्स के बराबर है, वो आपको वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट नहीं है। ये जितने भी फिगर्स है आपको, ये सारे की सारी फिगर्स आपका फिनिश गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये फिनिश गुड को रिप्रेजेंट करता है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट नहीं है। तो आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में, मैंने वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में मैंने आपको कैसे बनाने के लिए बताया था, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है ताकि डेटा निकल जाए उससे। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में दोनों बेसिस पे बनाएंगे, टोटल कॉस्ट बेसिस पे और कैश कॉस्ट बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे। और इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल, और सेल्स रेवेन्यू भी है। ये हो गया, यह इंफॉर्मेशन हो गया। यहां पे आपको कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस, यहां पे टोटल कॉस्ट बेसिस मैंने किया, कैश कॉस्ट बेसिस, टोटल कॉस्ट बेसिस। मटेरियल यूज्ड, अब सुनिए मटेरियल कितना यूज हुआ है भाई, आपको इसको देखिए। मटेरियल यूज 2,01,600, वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इसमें 1,50,000, 2,01,600 ये आपका रुपीज में है। ये भी इंफॉर्मेशन सारे रुपीज में है। 2,01,600, 2,01,600 वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, wages and manufacturing expenses, wages and manufacturing expenses 1,50,000, 1,50,000 है, 1,50,000, 1,50,000। डेप्रिसिएशन, अब सुनिएगा, डेप्रिसिएशन कैश कॉस्ट बेसिस पे नहीं होगा लेकिन टोटल कॉस्ट बेसिस पे होगा। तो डेप्रिसिएशन कितनी है, 56,400, 56,400, 56,400। अब इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ये क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 3,51,000, 3,51,600, 3,51,600 और यहाँ पे 4,08,000, 4,08,000 आ गया। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 10% गुड्स नॉट एट सोल्ड, 10% गुड्स को एट सोल्ड नहीं है, तो आपको एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जीरो है, जीरो है, क्योंकि न्यूली फॉर्म कंपनी है, पहले से तो नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, कितना होगा 10% होगा, 10%, जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है उसका 10%, तो 35,160, यहाँ पे 4,08,000, सॉरी 4,800, 40,800 हो जाएगा, ये आपको 40,800 हो जाएगा, 40,800, ये आपको 40,800 हो जाएगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। तो 3,16,440 हो जाएगा, 3,67,200 हो जाएगा। अब सुनिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये कैसे आया आपको मैंने बता दिया, 3,67,200। अब सुनिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 33,000 दी हुई है, सेलिंग एक्सपेंसेस 31,200 दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए एड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितनी है 33,600, 33,600, यहाँ पे 33,600 एड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 31,200, यहाँ पे 31,200, 31,200, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 3,81,240, 240 और यहाँ पे 4,32,000, 4,32,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे हम, प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे 72,000 है, उसके बाद सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू। भाई सेल्स रेवेन्यू मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, कैश कॉस्ट बेसिस पे सेल्स रेवेन्यू की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल कॉस्ट बेसिस पे सेल्स रेवेन्यू की जरूरत है। तो 5,04,000, 5,04,000। तो डेटर का पीरियड क्या है, यहाँ पे एवरेज क्रेडिट डेटर्स, डेटर्स यहाँ पे क्या होगा, डेटर, डेटर। तो डेटर मैंने कहा था कि कैश कॉस्ट बेसिस पे कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालेंगे और टोटल कॉस्ट बेसिस पे सेल्स रेवेन्यू पे निकालेंगे। अब बताइए डेटर का इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, डेटर का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, उन्होंने डेटर का इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, डेटर की इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में ऑल एक्सपेंसेस आर पेड इन दिस द फिगर गिवन रिलेट टू द वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपको डेटर का जब आएगा इंफॉर्मेशन तो हम उसको पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, एक एक पार्ट पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को आपको यहाँ से पढ़ते जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन आपको जैसे आएगा उसकी हम वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। अब क्वेश्चन में आपकी जो इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, द फिगर गिवन अबव रिलेटेड टू द फिनिश गुड्स नॉट वर्क इन प्रोग्रेस। भाई इसके लिए ये फिनिश गुड्स का पार्ट है, नॉट वर्क इन प्रोग्रेस। गुड्स
equal to 15% of the year production in terms of physical unit will be in process on the average requiring full material but 40% of other conversion cost, 40% of other conversion cost. तो हम इससे क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट हम 2 कर सकते हैं। उस वर्किंग नोट में हम क्या बनाएंगे, उस वर्किंग नोट 2 में वर्क इन प्रोग्रेस बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे कैश कॉस्ट बेसिस बनाएंगे, कॉस्ट बेसिस, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट बेसिस हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बेसिस। उन्होंने क्या कहा कि मटेरियल को हमें 15% रॉ मटेरियल जितनी साल में कंजम्पशन हुआ है, जितनी साल में कंजम्पशन हुआ है उसका 15%, तो साल में कंजम्पशन 2,01,600 हुआ है, तो यहाँ पे 2,01,600 इसका 15%, ये आपको सिर्फ 15% ही होगा, फुल 100। और वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो साल में जितनी हुई है, अब साल में कितनी वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग से वो 1,50,000, तो हम 1,50,000 लिखेंगे, 1,50,000 इसका 15%। उन्होंने कहा कि 100% मटेरियल रखेंगे, लेकिन ये आपको सिर्फ 40% रखेंगे, ये आपको फिर 40%, तो यहाँ पे 30,240 हो जाएगा, यहाँ पे भी 30,240 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 9,000 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9,000 हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर आपने 2 क्यों बनाया, डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने लिखा डेप्रिसिएशन, भाई साहब डेप्रिसिएशन कितना था आपके पास, डेप्रिसिएशन 56,400 था, तो यहाँ पे 56,400 इंटू 15%, ये भी कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट है, तो 40% डेप्रिसिएशन, तो आपको कितना हो जाएगा 33,34, यहाँ पे 3384 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस लिख देंगे, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस कैश कॉस्ट बेसिस में 39,240 हो जाएगा, और इस पे कितना हो जाएगा 42,624, 42,624 ये आपका हो गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस सेकेंड, अब सुनिएगा, यहाँ हमारे पास फिनिश गुड्स निकली है, यहाँ पे फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे 35,160 है, 40,800 है, ये आपको एक वर्किंग नोट ये पार्ट रखो यहाँ से, ये पार्ट। अब सुनिए, अब क्वेश्चन को हम आगे की ओर पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, द कंपनी बिलीव्स कीपिंग इन मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ कंजम्पशन। अब कंजम्पशन में 2 टाइप की मटेरियल हुआ है, एक तो ये वाला मटेरियल है जिसकी फिनिश गुड्स कंप्लीट हो गया, और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस में जो आपका ये 30,240 है, ये भी तो कंज्यूम हो ही रहा है ना, वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट। तो इस पे स्टॉक ऑफ मटेरियल निकालने के पहले कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा, फिर आपको वर्क इन प्रोग्रेस निकालना पड़ेगा, फिर आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। इसमें आपको डेप्रिसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैश कॉस्ट बेसिस पे वही होगा और टोटल कॉस्ट बेसिस पे वही होगा। तो वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड stock of raw material, calculation of raw material consumed and stock of raw material, raw material consumed for finished goods,
फिनिश गुड्स के लिए कितनी रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुआ है? 2,01,600, 2,01,600 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कितनी रॉ मटेरियल कंज्यूम हुई है? देखिए 30,240, 30,240, 240। इस पे डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर करेंगे भाई, डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। कैश कॉस्ट बेसिस पे भी हम इसको डेप्रिसिएशन को नहीं ले रहे। अब आपको टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे रॉ मटेरियल तो है नहीं, डेप्रिसिएशन तो रॉ मटेरियल है नहीं ना, इसीलिए उसको इग्नोर कर। दोनों में यही होगा, कैश कॉस्ट बेसिस पे भी यही होगा, टोटल कॉस्ट बेसिस पे भी यही हो जाएगा। तो ये आपका 2,31,840 हो गया, 840। अब आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,31,840 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, तो 38,640 रुपीज, 38,640, 38,640। अब क्वेश्चन को हम आगे की ओर पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लिया, अब क्वेश्चन यहाँ से पढ़नी है। ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 month इन एडवांस, ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड। तो एक्सपेंसेस क्या क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, आपको वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे हो जाएगा। वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फिनिश गुड्स के लिए 1,50,000 है, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए अलग है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4, कैलकुलेशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड एडवांस एक्सपेंसेस। एडवांस एक्सपेंसेस हमने कितना दिया? सारे की सारी एक्सपेंसेस 1 month एडवांस है। अब सुनिए, एक्सपेंसेस फॉर फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए हमारे पास कितना एक्सपेंसेस था? रुपीज 1,50,000। वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए 9,000 था, 9,000। अब सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा बताइएगा यार? सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 33,600 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 31,200। 33,600 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये दोनों के लिए सेम आएगा। ये टोटल कॉस्ट बेसिस पे वही होगा और कैश कॉस्ट बेसिस पे भी वही होगा, 31,200। तो आपका क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, रुपीज 2,23,800, रुपीज 2,23,800। अब हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,23,800 है, यहां पे क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एडवांस पेमेंट, एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस। उन्होंने कहा कि 1 month की एडवांस में पेमेंट करते हैं,
ये कैश कॉस्ट बेसिस पे वही होगा, टोटल कॉस्ट बेसिस पे वही होगा। तो ये आपको 18,650 रुपीज 18,650 223,800 डिवाइड 12 18,650 ऑल एक्सपेंसेज एंड एडवांस एक्सपेंसेस, ठीक है। 18,650। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन को जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सप्लायर ऑफ मटेरियल विल बी 1.5 मंथ क्रेडिट। तो ये क्या चीज पे, जितना आप परचेज करेंगे रॉ मटेरियल का उस पे वो क्रेडिट देगा 1.5 मंथ का, जितना परचेज करेंगे। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रेडिटेड फॉर रॉ मटेरियल। वर्किंग नोट 5, आप वर्किंग नोट 5 लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्रेडिटर। तो रॉ मटेरियल परचेज फॉर क्या क्या चीज होगा, रॉ मटेरियल परचेज फॉर फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल परचेज फॉर फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल परचेज फॉर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया। रॉ मटेरियल परचेज फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, न्यूली फॉर्म कंपनी है, सारी की सारी रॉ मटेरियल जहां पे भी रॉ मटेरियल है उसके लिए आपने परचेज किया होगा। रॉ मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग 1,50,000 रुपया हो गया। 9 वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल परचेज फॉर वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कितना है आपको 30,000 240, फिर आपको स्टॉक 38,640 टोटल रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हर एक साल में कितना परचेज किया हमने रॉ मटेरियल, पूरी साल में हमने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया 2,70,480। अब इस पे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, 2,70,480 डिवाइडेड बाई 12, 1.5 मंथ है, दैट इक्वल टू 3/12। 1.5 मंथ का मतलब 3/12, 3/2, तो 33,810 रुपीज, 33,810 ये आपको रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हो गया। अब आप एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैं पढ़ता हूं यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको अब क्या लिखा है सुनिए। क्वेश्चन में अभी आपको क्या लिखा है देखिए। सेल्स 20% कैश एंड रेस्ट 2 मंथ क्रेडिट। अब आपको डेटर निकालेंगे यहाँ पे, ये आपकी वर्किंग नोट बी हो जाएगा डेटर। उन्होंने कहा कि जो भी है जैसे 3,81,240 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, लेकिन 1 माइनस 0.20 ये आपकी कैसेल है। यहाँ पे 5,04,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 इंटू 0.80 है, यहाँ पे 0.80।
अब यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लीज आप देखिए। इसके लिए यहाँ पे 50,381, यहाँ पे 50,832, 50,832, 67,200, यहाँ पे 67,200 है, यहाँ पे 67,200 है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका डेटर आ गया 50,832, 67,200, 67,200 आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, हमारे पास और फिर क्वेश्चन पढ़नी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ पे इनकम टैक्स टू बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली, इनकम टैक्स टू बी पेड इन एडवांस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अब सुनिएगा, इनकम टैक्स का जो प्रोविजंस है वो कैसे है देखिएगा। इनकम टैक्स हमने कितना पे किया, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनकम टैक्स 24,000 है। अब यहाँ पे 24,000 है, ये देखिएगा उन्होंने कहा कि 70% ऑफ इनकम टैक्स क्वार्टरली रुपये में एडवांस पेमेंट किया। तो 24,000 जो है ये 70% क्वार्टरली एडवांस 3/12, ये पैसा एडवांस है, ये हमने एडवांस में दिया था। लेकिन बाकी जो 30% है 24,000 का, बाकी 30% है ये आपने क्या किया है, दिया ही नहीं है। तो ये तो एडवांस आपको करंट एसेट्स हो जाएगा और ये वाली करंट लायबिलिटी हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो उसके केस में आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, तो ये 42,000 हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, 4200। और करंट लायबिलिटी 30% इसका कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। ये आपको इनकम टैक्स हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, अब यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग नोट। ये कौन सा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट सी लिख देते हैं। इनकम टैक्स ₹24,000, कितनी है, 24,000 है ना। इसका दो पार्ट है, एक है एडवांस 24,000 को में 70% एडवांस में दिया गया एक क्वार्टर का, और ये बी पार्ट है, हमने क्या दिया 30% आपको इनकम टैक्स दिया ही नहीं अभी। तो ये 30%, तो ये कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा, 4200, और ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ये 4200 और ये 7200। अब आप एक एक करके हम इसकी सॉल्यूशन, सारी चीजें मैंने कैलकुलेट किया। अब आपको एस्टिमेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल लिख देना है। अब सुनिए, इसकी सॉल्यूशन आपकी बुक ने इतना दिया हुआ है, ये आपको कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैश कॉस्ट बेसिस पे। मैं आपको अपने ढंग से मैं बना देता हूँ, आपको टोटल कॉस्ट बेसिस पे और कैश कॉस्ट बेसिस पे, यहाँ पे अपने ढंग से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये आपको कैश कॉस्ट बेसिस, ये टोटल कॉस्ट बेसिस, टोटल कॉस्ट बेसिस हो जाएगा। यहाँ पे कैश कॉस्ट बेसिस। अब सुनिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 38,640, क्या मैंने ये वर्किंग नोट बनाई है कि नहीं है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 38,640। यहाँ पे आपको 38,640, ये कौन सी वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट कौन सा है भाई, 38,640, ये वर्किंग नोट 3 है। आप इसको वर्किंग नोट 3 लिखिए, आप इसको कौन सा वर्किंग नोट लिखिए, वर्किंग नोट 3,
640, ये भी 38,640 हो जाएगा। अब देखिए वर्किंग नोट, एज पर वर्किंग नोट उन्होंने कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मैं कौन सा वर्किंग नोट बनाया था, कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्किंग नोट सेकेंड 39,240 कैश कॉस्ट बेसिस पे है, 39,240, अब 42,624, तो ये वर्किंग नोट आपको सेकंड का पार्ट है। सेकंड 39,240 और आपको टोटल कॉस्ट बेसिस पे हमारे पास कितना आया था 42,624, 42,624। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पहले वाले से आया है, वर्किंग नोट ए 35,160, यहाँ पे वर्किंग नोट ए 35,160, टोटल कॉस्ट बेसिस ये आपको स्टॉक। अब टोटल कॉस्ट बेसिस पे कितना निकला है 40,800, 40,800, यहाँ पे 40,800 हो गया। ठीक है, अब आपका आ जाएगा रिसीवेबल डेटर, डेटर की भी इसी में मैंने बनाया है वर्किंग नोट बी 50,832, ये वर्किंग नोट बी हो जाएगा 50,832। लेकिन वर्किंग नोट आपके पास इसी में आपको टोटल कॉस्ट बेसिस पे हमने कितना निकाला है डेटर 67,200, 67,200। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 19,200, 19,200। उन्होंने कहा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने अलग से एक ही बार निकाल दिया, ये सबको सम करेंगे, तो सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा 13,250 प्लस 2,800 प्लस 2,600, 18,650, 18,650 आ गया। हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस अलग से ही निकाल दिया है एक वर्किंग नोट करके, एक वर्किंग नोट करके हम प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने निकाल दिया है। ऑल एक्सपेंसेस एंड एडवांस, ये मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, और ये वर्किंग नोट पर 18,650 आ गया। यहाँ पे हमने सबको अलग से निकाल दिया। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमारे पास कितना आ गया, ये कौन सा वर्किंग नोट था 18,650, 18,650, ये आपकी वर्किंग नोट हमने कौन सा वर्किंग नोट पे था। अब देखो भाई ये वर्किंग नोट था प्रीपेड एक्सपेंसेस था, ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर वर्किंग नोट 4, ये वर्किंग नोट 4 का पार्ट है ये सारे का ये। अब इनकम टैक्स का भी हमने निकाला था 4200, इनकम टैक्स कौन सी वर्किंग नोट था भाई वर्किंग नोट सी, ये 4200 वर्किंग नोट सी का एक पार्ट है, वर्किंग नोट सी का पार्ट है। अब आपको टोटल करंट एसेट्स यहाँ पे 2,05,922 आ जाएगा, 2,05,922 जो हमने पहले निकाला 2,05,922, यहाँ पे 2,31,314, 2,31,314 हो जाएगा। अब पेबल रॉ मटेरियल, ये आपकी रॉ मटेरियल का क्रेडिटर करंट एसेट्स, ये हो गया करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दिस इज द करंट एसेट, दिस इज द पार्ट ए। अब करंट लायबिलिटी में आपको रॉ मटेरियल क्रेडिटर मैंने निकाला हुआ है, क्रेडिटर रॉ मटेरियल परचेज है यहाँ पे वर्किंग नोट 5 33,810, 33,800 वर्किंग नोट 5
33,810, यहाँ पे भी 33,810 हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स से ऑलरेडी निकाला गया है, वर्किंग नोट 7200, ये आपका वर्किंग नोट सी का पार्ट है। अब आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 41010, और इस पे कितना हो जाएगा 41010। अब आपके पास जो वर्किंग कैपिटल बनेगा, वर्किंग नोट्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, देख यहाँ पे 41010, 164 912 ये हो जाएगा 190 304 हो जाएगा 304। 10% कंटिजेंसी 16,491, ये 19,000 इतना। तो नेट वर्किंग कैपिटल आपको कितना हो जाएगा 1,81,403, और इसमें कितना होगा 3,99,638 3,99,638। तो 181,403 इतना इतना आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, एक आपकी आरटीपी में दिया हुआ है, दूसरा आपका वहाँ पे आपकी स्टडी मटेरियल न्यू सिलेबस का उसमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जरूर बना लेना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।